हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो इसमें सरिता की साहिल से शादी हो चुकी है और फ्रेंड्स अब सागर भी ज़िंदगी को छोड़कर मौत के हवाले होने वाला है। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी स्टोरी और बची है, इसके बाद मैं शुरू करूँगी इंटरनेट लव की स्टोरी। तो जो नए सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नावल कर्नर अंजुम। तो आपको मेरे अगले नावल इंटरनेट का लव की स्टोरी भी सुनने को जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स साहिल के यहाँ से सरिता अपने मायके आ रही है। तो सुनिए, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। घर पहुंचकर सरिता बाबा के गले लग जाती है। बाबा ठीक तो है ना आप? सुभाष सरिता को खुश होकर देखकर बोलता है। तुझे देखकर बहुत खुश हूँ सरिता, तू हमेशा खुश रहे, बस तेरे बाबा यही चाहते हैं। प्रेमा खाना बनाती है, आज सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। सरिता भी आज खुश है। सरिता आंगन में आकर देखती है, चांदनी रात छिटकी हुई है। चंपा के पेड़ के नीचे चबूतरे पर ढेर सारे फूल बिखरे हैं। सरिता चंपा के पेड़ से कहती है, देखो चंपक लाल, सब कुछ वही है, चांद भी वही है, चांदनी भी वही है, और चांद और चांदनी एक दूसरे के साथ हैं। आसमान की गोद में तू भी यही है, इन फूलों की महक भी वही है, लेकिन मैं कहाँ हूँ बता चंपक लाल, तेरी सरू तो कहीं खो गई है। चंपक लाल देख, क्या से क्या हो गया, वो सरिता कहाँ खो गई जिसने तेरे सामने अपनी सारी ज़िंदगी सागर के नाम कर दी थी। देख रहा है तू, देख मेरी मांग में किसी और का सिंदूर चमक रहा है, जहाँ सागर के प्यार के चांद सितारे भरने थे। इन होठों पर मुस्कुराहट भी है, मैं खुश हूँ, हंस रही हूँ। तू देख ज़रा, देखना यह सब, आज तो मैं तेरे लिए भी पराई हो गई। मैं खामोश रहूँगी चंपकलाल, हमेशा खामोश। यही तो चाहता था ना सागर कि मैं मुस्कुराती रहूँ। देख अब मैं मुस्कुराऊँगी, कहकर सरिता सिसकने लगती है। बहुत याद आता है सागर, नहीं भूल सकती मैं उसे। तू ही बता कैसे दूर करूं खुद से उसकी यादों को, जो खुशबू की तरह रची बसी है मेरी हर सांस में। क्या तू अपने फूलों से खुशबू को छीन सकता है? चांद से चांदनी जुदा हो सकती है? फिर मैं कैसे भूल सकती हूँ, बता चंपकलाल। चंपा के पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगती हैं। आज पेड़ से बरसते फूल सरिता को खुश नहीं कर पा रहे थे, यह तो चंपकलाल भी जानता था। उसने अपने आंचल में पेड़ से झड़ते फूलों को समेट लिया और उनकी महक को अपने अंदर उतारने लगी थी, क्योंकि उनकी महक में उसे सागर की महक महसूस होती थी। तभी साहिल का फ़ोन आ गया। सरिता से बोला, कैसा लग रहा है, मुझे याद किया या नहीं? बहुत ही खनकती आवाज़ में साहिल ने सरिता से पूछा। सरिता वही अपने ठहरे हुए से अंदाज में बोली, आप कब आएंगे? साहिल बोला, तुम्हें मेरा इंतज़ार है? मुझे बहुत खुशी हुई सरिता, यह जानकर कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। और बाबा कैसे हैं? तुम अपना ख्याल रखना। सरिता मन ही मन कहने लगी, मैं यहाँ आकर सागर की यादों में और ज़्यादा खो जाती हूँ साहिल, इसीलिए उसकी यादों से दूर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ जल्द से जल्द। सरिता ने कहा, बाबा ठीक हैं और आप भी अपना ख्याल रखना। साहिल बहुत खुश था। देर से ही सही सरिता उसे समझ तो रही है और उसे दिल से अपना भी रही है शायद। बहुत खुश होता है साहिल। रजनी का कल से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था, रह रहकर मन बेचैन हो रहा था। उसने सागर को फ़ोन लगाया, आज तो सागर ने उठा लिया था। रजनी बोली, सागर कैसे हो तुम? कल से तुम्हारे फ़ोन पर ट्राई कर रही हूँ, तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद कर रखा है? रामू काका कल बहुत परेशान लग रहे थे, ऐसा क्या हो गया है तुम्हें, बताओगे मुझे? रजनी ने कितने सवाल पूछ लिए थे। उसकी आवाज़ से बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। सागर की बहुत ही बोझिल और कमज़ोर सी आवाज़ आई, दीदी आपका सागर धोखेबाज है, गुनहगार है, आपका भी और सरिता का भी। रजनी उसकी आवाज़ सुनकर और भी परेशान हो गई। बोली, सागर तुम्हारी आवाज़ इतनी थकी थकी और डूबी हुई सी क्यों लग रही है, जैसे तुम कई दिनों से बीमार हो, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? रजनी बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गई थी। सागर बोला, दीदी अब यह तो नहीं बता सकता कि मुझे क्या हुआ है, मगर मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ देना चाहती हैं। ये भी मुझे सरिता को छोड़ देने की सज़ा दे रही हैं। बहुत जी चुका अकेले दीदी, अब नहीं सहा जाता यूँ पल पल मरना। और सिसकने लगा था सागर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, और यूँ मरने की बात क्यों कर रहे हो? चीख पड़ी थी रजनी, क्या तुम पागल हो गए हो?
आपको सब सवालों का जवाब दूंगा दीदी, आप जल्दी आ जाइए मेरे पास। समय बहुत कम है, वरना फिर शिकायत करती रह जाओ कि मरने से पहले बुलाया भी नहीं। एक रिक्वेस्ट है दीदी, हो सके तो सरिता को साथ ले आइएगा किसी भी तरह। उससे माफ़ी मांगे बिना मेरी जान मेरे शरीर में से नहीं निकलेगी और मैं तो शायद मर भी न सकूं। रजनी चीख पड़ी, सागर तुम पागल हो गए हो, होश में नहीं हो तुम? मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस तरह बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मैं अभी आ रही हूँ, अभी के अभी। सुन रहे हो ना तुम? कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं लिया है खुद को? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रजनी बौखला जाती है, क्या करूँ, कैसे जाऊँ? सागर सरिता से मिलना चाहता है। सरिता शादी के बाद पहली बार घर आई है, उसे मैं अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? लेकिन सागर की आवाज़ से लग रहा है कि वह बहुत ही सीरियस है और बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रही है। कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर लिया? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में प्रकाश भी यहाँ नहीं है। उबकाई सी आने लगी उसे सोच सोच कर। घबराई सी कमला के पास आती है, माँ जी, सागर की तबीयत बहुत ख़राब है, बड़ी अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा था फ़ोन पर। मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ। प्रकाश यहाँ नहीं है, आप कहें तो मैं सरिता को अपने साथ लेकर चली जाऊँ। प्रेमा मौसी से पूछूंगी, यदि वो कह देंगी तो मैं सरिता को लेकर चली जाऊंगी। कमला बोली, पूछ लो प्रेमा से। सरिता अब शादीशुदा है रजनी, अब हमारा उस पर उतना हक कहाँ रहा है जितना पहले था। हमेशा तो उसी का सहारा लिया है तुमने। फिर भी पूछ लो, हो सकता है सरिता तैयार हो जाए और प्रेमा भी तैयार हो जाए। रजनी हड़बड़ाई से सरिता के घर आ जाती है। बदहवास सी देखकर प्रेमा और सरिता बहुत परेशान हो जाती हैं। सरिता अपने कमरे में प्रेमा की गोद में सिर रखे हुए लेटी हुई थी। तभी बदहवास सी रजनी सरिता के कमरे में आती है। प्रेमा रजनी को यूं परेशान देख खड़ी हो जाती है। रजनी प्रेमा के गले लगती है और कहती है, प्रेमा मौसी, आज आपको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। प्रेमा बोली, क्या हुआ पहले बताओ तो, इस तरह घबराई हुई क्यों हो? रजनी बोली, मुझे अर्जेंट नागपुर जाना है प्रेमा मौसी। प्रकाश यहाँ है नहीं, आपको सरिता को मेरे साथ जानने की इजाज़त देनी होगी। मैं उसे लेकर अपने साथ जाना चाहती हूँ। सागर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रेमा उसे पलंग पर बिठाती है। पहले तू शांत हो जा, बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर बता क्या हुआ है। प्रेमा चली जाती है। जैसे ही प्रेमा जाती है, रजनी सरिता से कहती है, सरिता, सागर तुझसे मिलना चाहता है, अभी फ़ोन आया था, बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था। मुझे तो डर है उसने कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर लिया हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कह रहा था तुझे बस एक बार देखना चाहता है मरने से पहले, तुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। मैं जानती हूँ यह सही नहीं है सरिता, लेकिन प्लीज़ सरिता, मना मत करना। तू थोड़ी देर रुक कर वापस आ जाना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा। तू मुझ पर भरोसा रख। लेकिन मैं सागर की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सरिता बोली, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी वो भी इस तरह की बातें सुनकर। लेकिन अचानक उसे क्या हो गया रजनी भाभी, और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? भाभी, ये सही नहीं होगा। अब मैं और किसी की हो चुकी हूँ, किसी की पत्नी हूँ मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सागर को क्या हो गया, बताइए मुझे, क्या उसने आपको कुछ बताया है? घबरा सी जाती है सरिता। रजनी बोलती, मैं सब समझती हूँ सरिता, लेकिन मुझे लगता है सागर ने कोई बहुत बड़ी बात हमसे छिपाई हुई है। रामू काका जानते हैं, कल उनका फ़ोन भी आया था। ज़रूर कुछ गड़बड़ है सरिता, तुझे आखिरी बार देखना चाहता है। प्लीज़ सरिता, मेरे लिए न सही, सागर के लिए तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। सरिता भी सुनकर परेशान हो जाती है। तब तक प्रेमा पानी ले आती है। सरिता माँ से कहती है, माँ, रजनी भाभी इतनी परेशान है, प्रकाश भैया भी बाहर गए हैं। मैं सोच रही हूँ भाभी के साथ चली जाऊँ, जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। वैसे भी साहिल का फ़ोन आया था, वो 4-5 दिन बाद मुझे लेने आएंगे। प्रेमा बोली, ठीक है, लेकिन साहिल से पूछ लेती तो अच्छा होता। अभी नया नया रिश्ता है बेटा, उसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सरिता बोली, जी माँ, मैं उन्हें फ़ोन पर बता दूँगी। दोनों बाहर आती हैं। सरिता सुभाष को बताती है। सुभाष रजनी की हालत देखकर कहता है, जाओ बेटा और हमें फ़ोन पर बता देना। सरिता और रजनी जल्दी से नागपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। रजनी बहुत बेचैन थी, बार बार ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने को कह रही थी। वहीं सरिता भी बहुत ही उदास और परेशान थी। वह रजनी भाभी से बोली, भाभी प्लीज़ संभालिए खुद को, आप इतना मत घबराइए। लेकिन रजनी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सरिता, मैंने सागर की आवाज़ सुनी है, यदि तू सुन लेती ना तो तेरी भी यही हालत हो जाती। मैं बता नहीं सकती कि कितनी तकलीफ़ थी उसकी आवाज़ में। मैं रामू काका को फ़ोन लगाती हूँ।
रजनी फ़ोन लगाती है। रामू काका फ़ोन उठाते हैं। मैं आ रही हूँ काका, बताइए सागर कहाँ है और कैसा है। काका आप तो बता दीजिए कि मैं उसे क्या हुआ है। मैं अपनी कसम दे रही हूँ काका, प्लीज़ मुझे बताइए। रामू काका रोने लगते हैं। वो सागर की हालत देखकर टूट चुके थे। रजनी बिटिया, सागर बाबा को ब्रेन ट्यूमर है जो अब आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर साहब ने कहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम आपको कब से बताना चाहते थे, लेकिन सागर बाबा ने हमें हर बार रोक दिया। कल से तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। सरिता ने देखा रजनी को जैसे शौक सा लगा। चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। मोबाइल हाथ से छूटकर गिर जाता है। सरिता बोली, भाभी क्या हुआ, बताइए ना प्लीज़, क्या कहा काका ने। सरिता भी रोने लगती है। रजनी के भी आंसू बहने लगते हैं। वह बेसुध सी बोलती है, सरू सागर को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरिता को सुनकर बहुत ज़्यादा सदमा लगता है। ऐसा लगता है उसके कानों में किसी ने शीशा पिघलाकर उंडेल दिया हो। सारी नफ़रत चली जाती है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है। इतनी बड़ी बात सागर ने मुझसे छिपाई, यह क्या कर दिया सागर, इतना बड़ा गम अकेले ही, पता नहीं कब से ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मुझे कितना पराया समझा और शायद यही वजह रही कि वो मुझे छोड़कर चला गया। ओह सागर, ये तुमने क्या किया। भाभी कहकर चीख पड़ी थी सरिता। यह नहीं हो सकता, कह दीजिए भाभी, यह सब झूठ है। सागर हमें ऐसे धोखा नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको कहानी, प्लीज़ मुझे बताएं।